अस्सलाम वालेकुम। दी पैनल के साथ मैं हूं बशर मजीद मिर्ज़ा। नाज़रीन, आज यहाँ मैं मौजूद हूँ सेकंड एनुअल कॉटन कॉन्फ्रेंस में, जो कि कौमी सतह पर है और ये ऑर्गेनाइज़ की है हाफिज़ ज़ुबैर अमजद साहब ने। नाज़रीन, पूरे पाकिस्तान से कॉटन से रिलेटेड एक्सपर्ट्स आज यहाँ पे तशरीफ़ ला रहे हैं और कॉटन कस्टमाइजेशन के हवाले से इस कॉन्फ्रेंस में बात होगी। नाज़रीन, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से अगर बात की जाए तो कॉटन बहुत ज़रूरी है और चूँकि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इस पर डिपेंड करती है। नाज़रीन, मुख्तलिफ़ एक्सपर्ट से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि किस तरह से वो किसान को हेल्प कर सकते हैं और किस तरह से किसान जो है वो दोबारा कॉटन की तरफ आ सकता है। मेरा नाम अब्दुल हन्नान है। मैं काश्तकार हूँ, विहाड़ी से मेरा ताल्लुक़ है। काश्तकारों को बुनियादी चीज़ें समझाने के लिए सीड से लेकर पिकिंग तक टोटल और ख़ास तौर पे कॉटन को बचाने के लिए, इसमें बेहतरी लाने के लिए, जिसमें ज़मींदार का भी फ़ायदा हो, मुल्क की मईशत का भी फ़ायदा हो, उसके लिए इस प्रोग्राम को मुनक़िद किया गया था। जो बेसिक तो था कि जो फार्मर है उसको ट्रेन किया जाए ताकि वो टाइम पे खाद दे, टाइम पे पानी लगाए, टाइम पे अपनी सीड मैनेजमेंट के हिसाब से अच्छा सीड लगाए ताकि उसको फ़ायदा हासिल हो और मुल्क की और मईशत में तरक्की हो। चूँकि काफ़ी अरसे से काश्तकार ने रेट्स ना होने की वजह से और अच्छे सीड्स ना होने की वजह से गंदम से कॉटन से बाइकाट किया हुआ था, छोड़ दी हुई थी, सीड की मक्की की तरफ और राइस की तरफ चले गए थे। अब चूँकि अच्छे सीड्स मार्केट में प्राइवेट सेक्टर लेके आ रहा है तो किसान अगर इन सीड में अच्छी सिलेक्शन कर सकते और अच्छी फसल ले तो ये आगे बढ़ सकता है, इसमें तरक्की कर सकता है। एज अ कॉटन ब्रीडर हूँ, मैं सीनियर ब्रीडर काम कर रहा हूँ मुल्तान में। किसान को बताना पड़ता है कि आपने कपास को किस तरीके से लगाना है, कौन सा बीज इस्तेमाल करना है और आपको जो क्लाइमेट कंडीशंस हैं उसके तहत आपने इसको किस तरीके से मैनेज करना होता है। मैंने इधर कॉन्फ्रेंस में भी बताया है कि जो वैरायटी है, ये किसान हमेशा जहन में रख ले कि जो वैरायटी है वो अपना 20% जो है वो शो करती है, बाकी 80% जो है वो किसान के हाथ में है और कुदरत के हाथ में है। जो क्लाइमेट अगर इसको अच्छी मिल जाएगी कपास को, और जो अपना किसान भाई है वो मेहनत करेगा और जो रिकमेंडेड हमारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, रिकमेंडेड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, उस वैरायटी के लिए वो अपनाएगा और सही टाइम पे लगाएगा तो इंशाल्लाह वो भरपूर पैदावार ले सकता है। फेल होने के चांसेस नहीं है अगर वो इसको वेदर जो है ना, वेदर आपको फेवर कर रही है और मेहनत कर रहा है किसान, तो इंशाल्लाह बाकी वैरायटी तो हर वैरायटी आपको 20-30% आपको यील्ड दे जाती है, लेकिन उसकी है कि उसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को आपने उसमें लगाना है। जैसे ब्रीडर कहता है कि मेरी वैरायटी जो है वो 1.5 फुट पे होना चाहिए, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 2.5 फुट पे रोड टू रोड डिस्टेंस होना चाहिए और कुल प्लांट पॉपुलेशन मेरी वैरायटी की 16,000 होनी चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं उसने जहन में रख के उसकी बिजाई करनी है। वो आपको बताएगा ब्रीडर कि यार मैं जो मेरी वैरायटी जो है ये आपको अगर अप्रैल के 1 से लगाएंगे तो आपको अच्छी पैदावार देगी, लेट करेंगे तो अच्छी पैदावार नहीं देगी। अगर आपके पास अवेलेबल है ज़मीन और वीट आपने नहीं लगाई हुई है तो आप मार्च में भी जा सकते हैं, 1 मार्च को भी लगा सकते हैं। तो जो मतलब ब्रीडर जो है ना, जब वैरायटी डेवलप करता है तो उसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को भी डेवलप करता है कि यार मुझे इसके लिए कितने वो फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, कितने इरिगेशंस की ज़रूरत है और मुझे किस मौसम में इसको लगाना है। तो ये चीज़ें जो है ना, अगर हमारा काश्तकार भाई जो है इसको जहन में रख के और ब्रीडर के कहने पे उसको देगा। बाकी तो है आपका एनवायरनमेंट उसको फेवरेबल मिल गई, जैसे लास्ट ईयर एनवायरनमेंट फेवर हो गई तो हमारी प्रोडक्शन जो है वो डबल हो गई।
और इससे 1 साल पहले जो है वो प्रोडक्शन हमें कोई 50 लाख पे मिली है। इस दफ़ा हम 8.5 लाख तक पहुँचे हैं। तो ये इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट फेवर होगी और आप जो ब्रीडर का कहना मानेंगे, उसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को आप आगे बढ़ाएंगे, उसी पे काम करेंगे और तो आपको इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। जी बिल्कुल मुमकिन है, ऐसी बात नहीं है कि क्योंकि हमारे किसान को, गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ ऐसी बनानी पड़ेगी जो किसान के फ़ायदे में हो। अब आपने देखा लास्ट ईयर यूरिया ब्लैक में मिल रही थी, कुछ तो मिली भी नहीं है। तो इस वजह से अगर जो पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की वो किसान के फ़ायदे में होगी तो किसान उससे वैरायटी से मेहनत भी करेगा। और जैसे सपोर्ट प्राइस लास्ट ईयर इन्होंने गवर्नमेंट ने की है 8,500 रुपये, तकरीबन बहुत सारे को काश्तकार को वो मिली है। रेट का भी फ़र्क होता है। आप देखें ना, अगर रेट सही मिले और इनपुट कम लगा के और दे तो ये रिवाइवल हो सकती है। और दूसरा हम रिकमेंड ये करते हैं गवर्नमेंट को, यही कहते हैं कि आप काटन की जोनिंग बनाएं। जिस जोन को आप, जैसे मिसाल आप ये बना रहे हैं, इसको मुल्तान जोन में आ रहे हैं या विहाड़ी जोन में आ रहे हैं, तो उधर और जो है वो राइस या और चीज़ें जो हैं वो, या शुगर केन जो है वो न लगाएं। तो इस वजह से मैं कहता हूं कि जोनिंग जो है वो प्रॉपर्ली होगी तो आपकी रिवाइवल भी हो सकती है, आपकी पैदावार बढ़ा सकते हैं ये। तो बाकी जो है एनवायरनमेंट, अगर हमारी ये 2-4 साल के बाद ऐसे होता है कि एनवायरनमेंट हो जाती है, हार्श हो जाती है, तो ग्रोअर जो है उसको यील्ड कम मिलती है। फिर 2-3 साल के बाद फिर ऐसे एनवायरनमेंट अच्छी हो जाती है। वो आप देखें कि पाकिस्तान में 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो बोल फार्मेशन का पीरियड होता है, ये टेम्परेचर होता है। तो जाहिर है उसमें फिर शेडिंग हो जाती है इतनी। उसमें आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, आप अमेरिका को देखें, वहाँ आपको 35 टेम्परेचर मिलता है, जो कॉटन प्रोडक्शन के लिए बेहतरीन टेम्परेचर। उनकी फिर यील्ड भी ज़्यादा आती है, उनकी प्रोडक्शन भी होती है। तो ये जो हार्श वेदर है वो, और दूसरा मैं आपको बताऊं कि दिन का टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल इसको ख़राब करता है, लेकिन रात का टेम्परेचर जो है इससे भी ख़तरनाक है। रात का टेम्परेचर आपका अगर 32-33 से ऊपर चला गया तो आपकी पॉलिनेशन नहीं हो पाती है और शेडिंग हो जाती है। तो इस वजह से क्लाइमेट जो है ना, वो उसका रोल बड़ा होता है। तो हम दुआ करते हैं कि हमारे काश्तकार भाई जो हैं वो जो रिकमेंडेड टेक्नोलॉजी से जो वैरायटीज़ रिकमेंडेड हैं, अप्रूव्ड हैं, वो ले आएंगे और अल्लाह उनकी मदद करेगा कि आपकी वेदर भी जो है वो आपको आइंदा सालों में इंशाल्लाह रिवाइवल हो जाएगी। आज का जो कॉटन मेला था हर साल यहाँ पे मुनक्किद होता है, तो उम्मीद ये करता हूँ कि आने वाले माह साल में पाकिस्तान कॉटन के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। पिछले सालों में जैसा कि हमने इसमें डिक्लाइन देखा, लेकिन रेट मुस्तहकम होने की वजह से और मौसमी हालात पिछले सालों की निस्बत कदरे बेहतर होने की वजह से इस मरतबा जो किसान ने फ़ायदा उठाया है, इसने एक नया जोश और वलवला भर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में हम कॉटन के रिवाइवल की तरफ जाएंगे। आज का जो सेशन है उससे किसानों ने जो सीखा, जो स्पीकर्स ने उनसे सीखा, वो बहुत ही ज़बरदस्त था। ऐसे सेशंस हमेशा होने चाहिए और उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में हुकूमती सरपरस्ती में ऐसे ही सेमिनार्स का इनेकाद होता रहेगा। बिज़नेस टॉक्स बेसिकली एक वन विंडो ऑपरेशन है जहां पे छोटे बिजनेसेस को ना सिर्फ ये पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, बल्कि प्रैक्टिकली करवाया जाता है। कंपनी रजिस्ट्रेशन हो, ब्रांड रजिस्ट्रेशन, कस्टमाइज्ड मशीनरी, रॉ मटेरियल्स, पैकिंग मटेरियल्स, सेल्स, मार्केटिंग और ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें एक ही छत के नीचे प्रोवाइड की जाती हैं। और ये पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जो पिछले 6 साल में 10,000 से ज़्यादा माइक्रो फैक्ट्रीज़ पाकिस्तान में प्रैक्टिकली शुरू करवा चुका है।
कोई टारगेट है आपका इस हवाले से फ्यूचर में? हमने इसको 1 लाख तक एक्सपेंड करना है और इसको पाकिस्तान की हर डिवीज़न, ज़िला, तहसील और यूनियन काउंसिल तक लेके जाना है, ताकि सभी को वन विंडो ऑपरेशन के ज़रिए उनके होम ग्राउंड पे वो तमाम फैसिलिटीज़ मिल सकें जो अभी तक सिर्फ बड़े शहरों में दस्तयाब हैं। जी, आप सब सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये कॉटन कॉन्फ्रेंस की सेकंड जो नेशनल कॉटन कॉन्फ्रेंस है उसकी ज़रूरत क्यों पेश है? जी मोशा साहब, इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई है कि पाकिस्तान जो कभी आज से कोई 1-1.5 दहाई पहले जो उस पाकिस्तान का जो कॉटन प्रोडक्शन लेवल था 1.6 मिलियन 16 मिलियन बेल्स, जिससे हमारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री पूरी बेस करती थी और चलती थी और हमें कॉटन इंपोर्ट करनी नहीं पड़ती थी। हमारा बहुत सारा कीमती ज़र मुआवजा जो बचता था वो लगातार पिछले कोई 15 सालों से लगातार डिक्लाइनिंग फेज़ पर था। पैदावार कम से कम, फार्मर्स की जो पर एकड़ पैदावार वो भी कम हो रही थी और ओवरऑल एरिया भी शॉर्ट हो रहा था और मुल्की प्रोडक्शन जो है वो भी लामहला इंतहाई बहरान का शिकार थी। जिसकी मैं एग्जांपल आपको दूंगा, 2022 के अंदर हमारी जो नेशनल कॉटन प्रोडक्शन आई है वो कोई 4.5 मिलियन 45 लाख बेल्स हैं। कहाँ पे हम लोग 1,60,000 या 65,000 बेल्स प्रोड्यूस करते थे, कहाँ पे 45 लाख। तो इन सारी चीज़ों को जब एनालाइज किया जाता है, देखा जाता है, जो संजीदा लोग हैं वो देखते हैं कि सबसे पहले, क्योंकि कॉटन प्रोड्यूसर जो है सबसे बड़ा स्टेक होल्डर जो है वो बेसिक लेवल पे फार्मर है और जो उसमें बड़े सारे फैक्टर आ जाते हैं कि डिक्लाइन हुई क्यों है, फार्मर का इंटरेस्ट कम क्यों हुआ है, रेट के इशू भी डेफिनेट आ जाएंगे, क्लाइमेटिक चेंज का इशू भी आ जाएगा, फार्मर की अदम तोजी भी आ जाएगी, उसका अनएजुकेटेड होना भी, अनस्किल्ड होना भी उसमें शामिल हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ मिलकर शामिल हो गई। तो वो डाउन हो रही थी। तो इस तेज़ी से डाउन होती पैदावार को बढ़ाने के लिए, संभाला देने के लिए ये ज़रूरत पेश आई कि जहाँ से असल प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, जहाँ से मसाइल जन्म ले रहे हैं, उस कम्युनिटी को, उस स्टेक होल्डर को एड्रेस किया जाए। और उसमें सबसे बड़ा रोल जो है वैराइटल सिलेक्शन का भी है कि गलत सिलेक्शन हो रही थी, और उसके बाद क्रॉप मैनेजमेंट का जो लेवल है कि फार्मर बदलते हुए मौसमी हालात में जो तब्दीलियाँ होनी चाहिए, जो टेक्निक में उसकी प्रोडक्शन टेक्निक्स में तब्दीलियाँ होनी चाहिए, वो नहीं कर पा रहा था। तो उसको अवेयर किया जाए, उसको मोटिवेशन दिया जाए। तो इस हवाले से ये कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई है ताकि लोगों के अंदर इंटरेस्ट और चार्म पैदा हो और उसको उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए। अब सब कॉटन कस्टमाइजेशन बेसिकली है क्या, शॉर्टली ये बता दें। दूसरा, आज फार्मर आया और फार्मर का क्या रिस्पांस था इस हवाले से? देखिए, कॉटन कस्टमाइजेशन जो है ना जी, कॉटन कस्टमाइजेशन एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम कहते हैं कि स्मार्ट वे से, स्मार्ट टेक्निक को यूज़ करते हुए प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। कि पाकिस्तान में जिन एरियाज़ में जो हमारे कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं उनको अगर हम क्लाइमेटिक जोन या उनके क्लाइमेट वाइज तकसीम करें तो वो 14-15 एरियाज़ बन जाते हैं। अब उसमें बहुत ड्राई एरियाज़, बहुत ओवर ड्राई एरियाज़, ह्यूमिड एरिया के हर तरह के टेम्परेचर उसमें प्रिवेल करते हैं। तो वो एक ही तमाम एरियाज़ में एक ही टाइप की कॉटन की वैराइटीज़ लग रही हों या 2 टाइप की लग रही हों और एक ही टाइप की क्रॉपिंग पैटर्न है वो प्रिवेल कर रहे हों या उसकी प्रैक्टिसेस हो रही हों, मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस हो रही हों, तो ये चीज़ें वहाँ पे इसको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है कि भाई किस टाइप के एरिया में किस टाइप की चीज़ें किस टाइप की वैराइटीज़ लगानी है, उसको किस तरीके से ग्रो करवाना है। ये सारे का सारा उसको हमने पहले तो उसको ब्रीफली बताया, उसके बाद फिर उसको डिफ़ाइन किया कि सारे जो एस्पेक्ट है कॉटन प्रोडक्शन के, उसमें किस तरीके से आप कॉटन कस्टमाइजेशन के एस्पेक्ट्स को लेकर, उसकी टेक्निक्स को लेकर अपनी कॉटन की पैदावार को फौरी तौर पर बेहतर कर सकते हैं। ठीक है जी। जी जी। अब सर, ये मेरे 2 बड़े अहम सवाल हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि जनूबी पंजाब जिसमें मकई जो है उसकी फसल मोस्टली लोग जो है वो कल्टीवेट करते हैं जी जी। तो और फिर मौसमी सूरत हाल भी काफ़ी तब्दील हो गई, जी जी जानते हैं। तो क्या अब फिर दोबारा साउथ पंजाब में कॉटन रिवाइवल हो सकता है? जी बिल्कुल इस तरह कि देखें, सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर आप कितनी भी डिबेट कर लें, कितनी भी डिस्कशन कर लें, फैक्टर जो जिसने अफेक्ट किया कॉटन को प्रोडक्शन डिक्लाइन में वो तो क्लाइमेट ही है अल्टीमेटली। बाकी चीज़ें वक्त के साथ साथ सहल पसंदी फार्मर आ गई है, एजुकेशन कम हो गई है या उसको उस लेवल की उसकी टेक्निक्स नहीं रही, फार्मर सहल पसंद हो गया, बाकी चीज़ अपनी जगह पे हैं, लेकिन क्लाइमेट का बहुत बड़ा रोल है। अब जब मकई ने ज़ोर पकड़ा है, कॉटन के एरियाज़ को कैप्चर किया है, तो उसके पीछे फैक्टर जो था वो क्लाइमेट ही था। ह्यूमिड क्लाइमेट हो गया, मरतूब आबहवा जिसको हम कहते हैं वो हो गई है, और वो जो अडॉप्टेबल कंडीशंस थी ना कॉटन के लिए, वो कॉटन के लिए अडॉप्टेबल कंडीशन ना रही, वो ही कंडीशन अडॉप्टेबल हो गई कॉर्न के लिए या राइस के लिए, शुगर केन के लिए। तो वो चीज़ें प्रिवेल कर गई, वो आगे ग्रो कर गई। अब 22 का सिनेरियो देखें, इनको 4.5 मिलियन बेल, 45 लाख बेल्स हैं ऑलमोस्ट पाकिस्तान की प्रोडक्शन पूरी,
और ये और 22 का जो क्लाइमेट है, जो बारिशों के रेनफॉल है, उसकी आप रेशो चेक करें क्या है, उसने कितना डैमेज किया। 23 के अंदर दोबारा से रिवर्सल हुआ क्लाइमेट का कि बारिशों का जो रेशो था वो कम हो गया। वो कम होने की वजह से ड्राइनेस जब थोड़ी सी बारिशें हुई हैं वक्त से पहले हो गई, जब ज़रा लॉसेस नहीं थे ना, नुकसान नहीं था क्रॉप को, तो फौरी तौर पे क्या हुआ कि आपका प्रोडक्शन 4.5 मिलियन से बढ़कर 8.5 मिलियन आलमोस्ट चला गया। ये कोई 90% तक का इंक्रीज़ आप कह लें, रफली मैं बात कर रहा हूँ, वो इंक्रीज़ आ गया। तो इस सारी इंक्रीज़ के पीछे ये नहीं था कि कोई एक साल में कोई ऐसा बड़ा इनकलाब आ गया कि वो इसमें इतनी बड़ी तब्दीली आ गई थी, प्रोडक्शन बढ़ गई। डेफिनेट रिसर्च का और वैराइटीज़ का रोल है। कुछ वैराइटीज़ ऐसी हैं जो मार्केट में इस्टेब्लिश हुई हैं नई, लेकिन उसमें मेजर रोल यही है कि 2022 का क्लाइमेट और 23 का क्लाइमेट बिल्कुल डिफरेंट था। रेनफॉल कम थी, ह्यूमिडिटी कम थी और ड्राइनेस ज़्यादा रही है। उस वजह से कॉटन को क्लिक मिला और कॉटन जो है इस्टेब्लिश हो गई, ज़्यादा बेहतर हो गया। अब इसी तरीके से अगर आने वाले सालों में अगर क्लाइमेट का रिवर्सल रहता है ड्राइनेस की तरफ, ठीक है, जो कि कॉटन हॉट एंड ड्राइनेस लिविंग प्लांट है, तो फिर इंशाल्लाह ये इनकी यील्ड जो है इंशाल्लाह बढ़ेगी। और इसके साथ अगर हम कॉटन कस्टमाइजेशन का जो हमने आइडिया दिया है, अगर उसको प्रैक्टिस कर लिया जाता है अपनी फार्मिंग प्रैक्टिसेस के अंदर, तो ये इंशाल्लाह लेवल उसके साथ उसको भी बूस्ट कर देगा। लेकिन अगर अल्लाह ना करे कोई हमारा क्लाइमेट ऐसा चेंज होता है जिसमें बारिशों का ज़्यादा होना, जो कि अडॉप्टेबल है कॉर्न के लिए या उसके लिए राइस के लिए या शुगर केन के लिए, तो फिर एक परेशानी की बात बन सकती है कॉटन के लिए। अच्छा, अब आप सीड के हवाले से माशाल्लाह एक अच्छा नॉलेज रखते हैं। क्या कोई ऐसा सीड पैदा नहीं हो सका कि जो साउथ पंजाब में जब भी हम देखते हैं कि लास्ट टाइम भी जब कॉटन छोड़ी है उन्होंने किसान ने, तो बेइंतहा बारिश हो गई, बेमौसमी बारिश हो गई। क्या इसको कवर करने के लिए, इसको डिफेंड करने के लिए कोई ऐसा बीज की ऐसी कोई किस्म सामने नहीं आई, ऐसी कोई रिसर्च नहीं हो सकी? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखें ना, इसमें एक तो जनरल बात ये है कि जो क्लाइमेट बड़ा फैक्टर है। जो चीज़ें लो टेम्परेचर पैदा होती हैं वो लो पे पैदा होती हैं, लेकिन जो हॉट की हैं, जैसे ये कॉटन की बात कर रहे हैं, तो वो हॉट टेम्परेचर पे हैं और ह्यूमिडिटी का लेवल भी अफेक्ट करता है बहुत ज़्यादा। इसमें थ्रू ब्रीडिंग कुछ ना कुछ इनोवेशंस लाई जाती हैं कि वो क्लाइमेट फ्रेंडली हो जाता है, या उसको कहते हैं हम अडॉप्टेबिलिटी उसकी हो गई है प्रिवेल्ड क्लाइमेट के साथ। लेकिन वो एक ख़ास हद तक उसको किया जा सकता है। अब ये नहीं हो सकता कि कॉटन जो आपकी 48-47 डिग्री सेंटीग्रेड पे और लेस दैन 30% मॉइस्चर पे जो पैदा होती है, उसको आप 90% मॉइस्चर के ऊपर ले जाएँ और उसका जो क्लाइमेट का फ्लक्चुएशन उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा लें, और फिर भी आप वो कहें जी उसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंज पॉसिबल है। और ये नहीं हो सकता कि जी 47 वाला तो आप कहें जी 35 डिग्री सेंटीग्रेड चल नहीं, 25 पे ये कॉटन पैदा हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ थ्रू ब्रीडिंग कुछ चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर ली जाती हैं और क्लाइमेट के साथ अडॉप्टेबल हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। ब्रीडिंग के बाद भी चीज़ों का अडॉप्टेबल करना होता है, तो तब जाके वो कामयाब होती है। लेकिन ये कोई बहुत बड़ा आप कह लें कि अगर इसमें चेंज लाई जाए कि आप कह लें कि जी बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हों तो वो हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि यूरोपियन वाइट क्यों है और अफ्रीकन ब्लैक क्यों, और हम एशियन गंदमी क्यों हैं। अब एशियन अगर अफ्रीका में चला जाएगा तो उसका फौरी तौर पर कलर ब्लैक तो नहीं होगा, उसको जनरेशन लग जाएंगी, मे बी कि वहाँ पे 200 साल 300 साल लग जाएंगे ब्लैक होने में। तो इसी तरीके से कॉटन अगर हाई टेम्परेचर पर प्रोड्यूस हो गया तो वो हाई टेम्परेचर पर लो पे कदरे जाने पे थोड़ा माइनर फ़र्क तो आ सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वहाँ पर जाकर वो वैसे ही बम्पर किस्म की प्रोडक्शन देना शुरू हो जाए। सब आपने एक बड़ी एफर्ट की, किसान को बुलाया, एक्सपर्ट्स को बुलाया, अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या रिवाइवल आने का है इम्कान? कोई फार्मर जो है कॉटन की तरफ आए? देखिए, जो कॉटन का रिवाइवल या किसी चीज़ की भी जो कामयाबी है ना जी, वो एक पूरा चेन एफर्ट्स होती हैं, ठीक है, उसके बाद कामयाबी मिलती है। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे जो एज ए नेशन आप कह लें कि हमारा अलमिया ये है कि हम लोग सिर्फ देखना चाहते हैं एंटरटेनमेंट की चीज़ें, हम सीखना नहीं चाहते, हम पढ़ना नहीं चाहते, हम प्रैक्टिस करना नहीं चाहते। हम बहसीत कौम ये एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि बैठे बैठाए शायद तब्दीली आ जाएगी, चेंजेस आ जाएगी, कोई इनकलाब आएगा, कोई मुआवजा होगा, ऊपर से कपास गिरेगी, पैसा आ जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये तो डिपेंड करता है इस बात पे कि जिन लोगों ने सुना है इसको आगे कन्वे कितना करते हैं, ट्रांसफ़र कितना करते हैं और लोग इसको लेकर इम्प्लीमेंटेशन कितना करते हैं। लेकिन रिजल्ट्स आया करते हैं अमल से, थ्योरी से रिजल्ट्स नहीं आया करते।
जिसने थोड़ी थ्योरी के साथ अमल बेहतर किया तो उसको नताज बहुत अच्छे मिलेंगे, जिसने बहुत ज़्यादा थ्योरी के साथ अमल ना किया या बहुत कम किया तो नताज वीक होते हैं। थ्योरी से तो पेट भरने वाला है नहीं है। ये प्रैक्टिकल चीज़ें सारी बयान की गई, इसमें कुछ भी थ्योरेटिकल जो आज स्पीचेस हुई हैं, जो प्रेजेंटेशन हुई हैं, उसमें कुछ भी थ्योरेटिकल नहीं था, सारी प्रैक्टिकल चीज़ें बयान की गई हैं। अब इसको अगर हमारा फार्मर अडॉप्ट कर लेता है और उसको इम्प्लीमेंट करता है, फार्मर में अपने क्रॉप मैनेजमेंट को बेहतर करता है, तो लामाला इसमें कोई दूसरी राय को नहीं है कि चेंजेस आएंगे, प्रोडक्शन बेहतर होगी। और किसी भी बड़ी बिल्डिंग की बुनियाद जो एक एक ईंट से रखी जाती है, एक एक ईंट को चेंज करेंगे, मजबूत करेंगे तो आप जाकर पूरी बिल्डिंग मजबूत हो जाएगी। तो अगर हमारा फार्मर इंडिविजुअल लेवल पे इसको प्रैक्टिस करेगा, उसकी प्रोडक्शन बेहतर होगी, तो एट द एंड ऑफ द डे आपके मुल्क की प्रोडक्शन बेहतर हो जाएगी और आपका इंपोर्ट बिल कम होगा और आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी और आपका मुल्क जो है फिनेंशियल तरक्की की तरफ जाएगा।